हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे एलो बुक, जिसके तहत हमने आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। हिस्ट्री हम डेली बता रहे हैं, तीनों पार्ट हो चुके हैं हमारे हिस्ट्री के, एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। उसमें बहुत सारा फैक्ट, आप बहुत सारी चीज़ें आप सीखने को पाएंगे। आप देख लीजिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वनडे के, वो लगभग लगभग वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग देख रहे थे उसके बाद ज्योग्राफी में मैंने 2 क्लासें आपकी करा दी है। गला बैठ गया था पूरी तरह से दोस्तों, तो इसीलिए नहीं करा पाए एक दिन क्लास आपकी। बाकी आज क्लास करा ही रहा हूँ। उसके बाद कल से आपकी 2 क्लासें हो जाएंगी। एक येलो बुक हो जाएगी, दूसरी जो है यूपीजी के हो जाएगी। और अगर हो सका तो 3 क्लासें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो आपको थोड़ा देखना है, और जो हम कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, जहाँ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, वो ज़रूर आप सॉल्व किया करिए। इसी बुक से हम पूछ लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन, तो आप लोग उससे मतलब जो है ज़रूर देखिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मैं डेली पूछ ही लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी तैयारी में धार देंगे। आपको करना होगा दोस्तों, हर हाल में करना होगा। ठीक, देखिए हम इससे पहले जब करा रहे थे तो दूसरी क्लास में हमने आपको ज्वालामुखी करा दिया था। ज्वालामुखी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वहाँ हमने सक्रिय ज्वालामुखी कराया, जैसे मोनोलोवा है, कोटोपैक्सी है, सॉरी कोटोपैक्सी नहीं, मोनोलोवा है, और जो है ये अपना मोनोलोवा हो गया, हवाई द्वीप पे है ना मोनोलोवा, और किलायू। ये सारे जो ज्वालामुखी हैं ये सक्रिय हैं, क्योंकि इसमें लगातार विस्फोट होता रहता है। जैसे आप इंडोनेशिया के बहुत सारे ज्वालामुखी देखेंगे तो इसमें हुआ करता है। उसके बाद हम देखे थे प्रसुप्त ज्वालामुखी, उसमें अपना बैरन द्वीप है। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों नारकोंडम में ना, बैरन द्वीप, नारकोंडम ज्वालामुखी। उसके बाद फिर शांत ज्वालामुखी था, जिसमें कोई विस्फोट का चांस नहीं था। तो उसमें देखिए कम्युनिटी पोस्ट में आज मैंने पूछा भी कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी नहीं है, तो उसमें ऑप्शन मैंने 3 नंबर पे मोनोलोवा रखा है। तो वो नहीं है, बाकी सारे हैं। जैसे शांत में क्या है, जिसमें कभी विस्फोट ना हुआ, अब ना होगा, मतलब फ्यूचर में संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, कभी ना होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे जैसे शांत है, उसमें शांत में पोपा है जो म्यांमार में है। ठीक, सुल्तान है। तो ये सारे हम उसमें पूछ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे भूकंप के बाद, ओ सॉरी, ज्वालामुखी के बाद भूकंप की ओर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। देखिए, अगर छोटी सी डिफिनीशन आपको याद रखना, तो बस इतना याद रखिए कि जो भूपटल हमारा, या जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है ना, उसमें कंपन, भू मतलब पृथ्वी, कंपन मतलब कांपना, यानी पृथ्वी का जो कंपन है ना, उसे ही हम भूकंप कहते हैं, जब पृथ्वी कांपती। अब दोस्तों देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हैं, वो आंतरिक वजह से होता है ऐसा। अभी आप देखेंगे हाल ही में म्यांमार में आया था भूकंप, तो वहाँ बहुत सारे लोगों की जान गई हैं। लगभग 1600, तो हम न्यूज में जब देखे थे तब 1600 थी, उससे ज़्यादा गए। मैंने देखा था बिल्डिंगें भी बहुत सारी गिर रही थी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें। तो ये सारा बहुत नुकसान होता है। जब भी आया, तुर्की में आया, तब भी आप देखें तो जैसे अभी हमारे यहाँ से कौन सा ऑपरेशन चला, ऑपरेशन ब्रह्मा चला है, आप देखे होंगे। ऑपरेशन दोस्त वहाँ चला था। तो ये इस तरह आपको याद रखना होगा। ये करंट का मतलब टॉपिक बन जाता है जब इस तरह का हो। तो अभी देख रहा, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है। तो आपको ये सारी याद रखना है कि कहाँ कौन सा ऑपरेशन हम चला रहे हैं। ठीक, इतनी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको बस इतना याद रखना, भूकंप क्या है। भूकंप की डिफिनेशन दी, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के ढीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होता है। सिस्मोलॉजी, अगर हम बात करें सिस्मोलॉजी क्या है, तो इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको सिस्मोग्राफी मिले या लॉजी मिले, दोनों चीज़ एक ही है, ज़्यादा आप टेंशन न लीजिएगा। अब भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक पी तरंग होती है, एक यस तरंग होती है, और एक यल तरंग होती है। यल तरंग जो होती है सबसे खतरनाक होती है दोस्तों। बाकी आप देखते हैं, देखिए पी तरंग को कहते हैं प्राइमरी वेव, यस तरंग को कहते हैं सेकेंडरी वेव, और यल तरंग को कहते हैं लव वेव। अब देखिए, लव यानी जो है खोज किए थे तो उनके नाम पे हो गया। अगर हम बात करें प्राइमरी वेव में क्या है, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। यानी पृथ्वी में जितने भी माध्यम है उस सब में जाती है, चाहे वो द्रव हो, चाहे ठोस हो, या उसे चाहे हम कहें अर्ध ठोस हो, तो उस सब में जाती है। इसका औसत वेग जो लगभग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह अन्य सभी तरंगों से में सबसे अधिक है, यानी ये सभी तरंगों में सबसे बड़ी अधिक है। ठीक, मतलब देखिए, इसका 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 8 किलोमीटर जाती है, तो सीधी सी बात तेज है। और ये देखिए दोस्तों कितना है, तो 4 किलोमीटर है। अभी देखना, मैं बताऊंगा कि कौन सी तरंग सबसे खतरनाक है, कौन सी तरंग सबसे वो है। अभी मैं फिगर से आपको बता देता हूँ, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। अगर हम बात करें अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें, तो इसे सेकेंडरी वेव, यस वेव कहते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस में जाती है। देखिए, याद करने का तरीका, यस, यस मतलब क्या होता है, सॉलिड,
यस मतलब क्या होता, सॉलिड, सॉलिड मतलब क्या होता, ठोस, तो केवल ठोस में जाएगी दोस्तों, केवल ठोस माध्यम में जाएगी। किस में जाएगी, केवल ठोस में जाएगी, बाकी किसी माध्यम में नहीं जाएगी। पी तरंग सम में जाएगी, समझ में आएगी नहीं। औसत वेग 4 किलोमीटर, इसे द्वितीयक तरंग भी कहते हैं या गौड़ तरंग भी कहते हैं। आगे हम बात करें धरातलीय तरंग या यल वेव कहते हैं इसे। ये धरातलीय तरंग या लंबी तरंगे के नाम से जानी जाती हैं। इनकी खोज एडवर्ड हाफ लव ने की थी, इसलिए इन्हें लव तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती। आप देखिए दोस्तों, आप एक बात बताइए, अगर ये केवल धरातल पे आएंगे तरंगे, तो धरातल पे आएंगे तो खतरनाक होंगी कि नहीं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। ये तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। अगर हम बात करें भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। देखिए सॉरी, वहाँ पे क्या था दोस्तों, सिस्मो जो क्या था, सिस्मोलॉजी था। तो सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मो मतलब भूकंप, लॉजी मतलब अध्ययन, तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है तो सिस्मोलॉजी, लेकिन सिस्मोग्राफ में भूकंप तरंगों को मापा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ में कि नहीं, तो दोनों याद रखेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, आपको बस इतना याद रखना। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूं यहाँ पे, देखिए जो पी तरंग है ना, तो इस तरह चलती है। पी तरंग कैसे चलती है, मतलब ज़्यादा इस तरह चलती है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है इस तरह घुमाव नहीं होता है, इस तरह। अब बताइए, एक ये तरंग है, एक ये तरंग है कि हल्का हल्का घुमाव हो इस तरह, और एक ये तरंग है, ये मान लीजिए पी तरंग है, ये यस तरंग है, और यस ये जो है कौन सी, यल है। तो बताइए, अगर सबसे ज़्यादा इसमें भूकंप आएगा तो नुकसान किस में होगा, खतरनाक ये होगी ना, क्योंकि ये तरंगे इस तरह चलती हैं, ये झकझोर देती हैं, पूरी पृथ्वी को झकझोर देती है, समझ में नहीं, मतलब धरातल पूरा हिल जाता है, तभी तो ये तरंगे होती। तो ये चीज़ याद रखेंगे, समझ में आए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य की ओर अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, यल तरंग केवल धरातल के पास ही चलती हैं। ये धरातल के पास चलती हैं। केवल पी तरंग पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजरती हैं, क्योंकि ये तीनों माध्यम में जाती है, तो केंद्रीय भाग है ठोस, तो उसमें भी जाएंगी, समझे कि नहीं, सॉरी हाँ देखिए, ठोस है और द्रव्य भी है उसमें, ठीक, ऊपर वाला जो है द्रव्य है, नीचे ठोस है एकदम, तो ये केंद्रीय भाग में प्रवेश कर जाती है। और लिखा है कि सभी भूकंप तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसमें अगर कोई तरंग आई है, टकराएगी तो पता नहीं चलेगा क्योंकि खोखला है, ठीक, इसका घनत्व कम है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा घनत्व है उसका, यानी वो पूरी मतलब कसी हुई है चीज़, मतलब पास पास उसके अणु हैं एकदम, तो उस पर अगर टकराएगी तो सीधी सी बात है कंपन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, समझे कि नहीं। तो थोड़ा ये लॉजिक लगा के चलिएगा, समझिएगा। अगर हम बात करें तो केंद्र क्या है, तो भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं, जहाँ से भूकंप उद्भव होता है, यानी भूकंप जो है उसका भूकंप का उद्गार होता है, यानी पी यस यल तरंगे केंद्र के पास से गुजरती हैं, यहाँ से गुजरती हैं तीनों तरंगे। अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, जैसे देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे कोई चीज़ है तो ये केंद्र हो गया, यहाँ भूकंप आया, और ये केंद्र के ठीक ऊपर अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, अधिकेंद्र होता है, जहाँ पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। सबसे पहले यहीं पर जो है भूकंप महसूस होता है, कहाँ, अधिकेंद्र पर, ठीक। अब हम पढ़ देते हैं, लिखा है भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं दोस्तों। अगर हम आगे बात करें सुनामी क्या होते हैं, अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ये सागर में निर्मित होती है, अंतः सागरीय भूकंप। देखिए भाई, हमारी पृथ्वी के ऊपर ही तो सागर भी तो है, मान लीजिए ये देखिए, समझिए बात, मान लीजिए इस तरह यहाँ सागर है, ये हमारा पूरा ये है पृथ्वी है, ठीक। तो यही तो देखिए ये चीज़ नीचे आ गई है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ भूकंप आया तो ये धरातल पे आ गया, लेकिन यहाँ भूकंप आया तो ये सागर में आ गया। तो यही जो है यहाँ जब भूकंप आता है तो उसे हम कहते हैं कि सुनामी आ गया, यानी सागर में जो भूकंप आता है। और सुनामी का अर्थ होता है कि बंदरगाही लहरें होती हैं। रिएक्टर स्केल का आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने वर्ष 1935 ईस्वी में किया था। पर्वत की बात करते, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। एक ब्लॉक पर्वत होता है, ठीक, और एक वलित पर्वत, इस तरह भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ ये समझिएगा ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं। देखिए ब्लॉक पर्वत जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है। देखिए ब्लॉक पर्वत ये होता है, इसमें लिखा जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण। अब देखिए इस तरह अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक ये पर्वत है, एक सेकेंड देखिए, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको चीज़ें ताकि समझ में आए, ठीक, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी हम तो पढ़ा ही देते दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये मान लीजिए ये भूमि समतल थी पूरी, ये मतलब समतल थी, लेकिन भ्रंश के कारण ये क्या हुआ, नीचे का पार्ट धंस गया, ठीक। तो ये जो पर्वत का निर्माण हुआ है, कौन से हैं, भ्रंश वाले पर्वत हैं। देखिए यहाँ लिखा है,
उल्टा तो बता ही दिया, रिफ्ट वैली बता दिया। देखो एक सेकेंड, देखिए यहाँ लिखा है जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे की ओर धंस जाता है। हाँ ठीक है दोस्तों, यही है भ्रंश वैली ही नहीं है, यही है, ठीक है। यहाँ मतलब ये धंस गया है नीचे का, तो ये दोनों भाग उठ गए हैं अगल बगल। तो यही तो लिखा है कि अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जिला जैसे ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मनी का, सतपुड़ा पर्वत भारत में है, वास्जेस फ्रांस में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व के सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत में से एक है। अगर हम बात करें तो ये दोस्तों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार आप देखे होंगे तो यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन यहीं से है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कभी गलत ही नहीं होगा। जिस तरीका मैंने वलिद पर्वत की आपको ट्रिक बताई थी, तो इसे गलत कभी नहीं होगा, और उसमें कर भी सकते थे वो, मतलब इतना हार्ड नहीं था। उसके बाद अवशिष्ट पर्वत है, देखिए केवल ये पर्वत मैंने नाम नहीं लिया था, बाकी ज्वालामुखी पर्वत और वलिद पर्वत और उसके बाद ब्लॉक पर्वत, तो ये सारे हैं, आप समझिएगा। ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के कारण निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल है, अपर्दन हो गया। अपर्दन कई तरह से हो सकता है, वायु द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, ठीक, और तापमान द्वारा। तो मतलब कई, देखिए तापमान उसमें फैक्टर है दोस्तों, अपर्दन वो करता नहीं, वो फैक्टर है। अगर हम बात करें दोस्तों, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, इलायची, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में है और सियरा स्पेन में है। ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं? देखिए हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो अवशिष्ट पर्वत में अरावली है। इसमें अरावली दिया नहीं है, लेकिन याद रखेंगे सबसे ज़्यादा पूछा गया। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थों के जमाव से निर्मित शंकु या पर्वत स्थलाकृति को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। आप जान ही गए हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ। जो मैग्मा का उद्गार हुआ, तो अगर मैग्मा उद्गार हो रहा है यहाँ से, अगर वो पर्वत की तरह हो जाए और ठंडा हो जाए तो देखिए ये लावा बन जाएगा और ये धीरे धीरे पर्वत का रूप ले रहा है, ठीक। तो ये चीज़ है दोस्तों। अगर बात करें जापान का फ्यूजियामा व तंजानिया का माउंट किलिमंजारो तथा अमेरिका का माउंट रेनियर आदि ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। जैसे जापान का फ्यूजियामा है, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो है, अमेरिका का माउंट रेनियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो आप जानते होंगे, तंजानिया का क्या है, किलिमंजारो है। इसमें लिखा जानिया, यानी जान अगर है तो मर जाओ, मर जाओ मंजारो, ठीक, इस तरह है। जान मतलब जैसे किसी को कहो तुम ही मेरी जान हो, तो तुम ही यानी तुम ही जान, यानी तंजानिया, कुछ ऐसे रिलेट कर लीजिए अपने हिसाब से जैसा कर सको, ठीक। और उसके बाद देखिए फ्यूजियामा, यानी फ्यूज हो गए, पान खाए तो फ्यूज हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका का, तो रेनियर है। देखिए अमेरिका हर जगह रन करता रहता है, यानी दौड़ता भागता रहता है। अभी देखो भौकाल जमाए हुए हैं ना ट्रम्प, तो रन करता रहता है, यानी वो सोचता हम विश्व में सबसे आगे रहें, तो यानी दौड़ता रहता, रन करता रहता, तो रन से रेनियर हो गया। ये देखिए छोटी सी ट्रिक है, लेकिन पेपर में इतनी कारगर होती है ना, जब आएगा तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप समझिएगा। बहुत मेहनत से हम खुद ही सोचते हैं तब जाके बनती हैं। बहुत सारी ट्रिकें धीरे धीरे मिलेंगी। अगर हम बात करें वलिद पर्वत, ये पर्वत की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। या लहरदार पर्वत हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी एंडीज। मैंने कहा था इसकी ट्रिक थी यूआरा हिमालय, यूआरआ हिमालय, ठीक, यहाँ होगा हिमालय। तो यू से यूराल, दा से रॉकी, से ए से एंडीज और एच से हिमालय, तो अल्प्स इसमें ऐड करना है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ बताएं, इसी में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा वलिद पर्वत नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा वलिद पर्वत है, यही क्वेश्चन पूछा। 3-4 को इसमें से दे दिया ऑप्शन, एक ऑप्शन ब्लॉक पर्वत से दे दिया, बस इतने काम किया था, बाकी कुछ नहीं किया था, ठीक। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन दिया है, वलिद पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। पर्वत की अरावली पर्वत श्रृंखला, मतलब भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व के सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वतों में गिनी जाती है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। देखिए दोस्तों एक बात मैं बताऊं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं डाला करता हूँ जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी अगर हम पेपर को ध्यान में रखें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलती रहती हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप ज़रूर उसे ज्वाइन कर लें, ठीक। उसमें जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, मतलब तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, या आप हमारे चैनल पे जब विजिट करेंगे कि देखिए मतलब इस चैनल पे कितने व्यू हैं टोटल, तो आप 3 लाख प्लस जब देखेंगे तो उसके नीचे दोस्तों लिंक लगी रहती है, तो तब आपको दिखेगा ये चीज़, और ऐसे करिएगा आप, तब समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो इतना काम कर लीजिएगा, ताकि बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ अपलोड करता हूँ तो आपको मिल जाएंगी। अगर हम बात करें दोस्तों एंडीज विश्व के प्रमुख पर्वत, तो एंडीज कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है। इंकागुआ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। उसके बाद रॉकी आती है। उत्तर अमेरिका माउंट एल्बर्ट, ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी।
और फिर आता है हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश। ये कहाँ है? दक्षिण मध्य एशिया में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये इतना। दूसरे पे क्या है? तो K2 है। तीसरे पे कंचनजंगा है। तीनों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये सब नजर आएंगी आपको। उसके बाद फिर अपने यहाँ भारत में नजर आए, 4-5 तो अपने भारत में ही सबसे ऊंची। उसके बाद फिर अलग आप जाएंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, किसिस्को है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में है, माउंट वेंसिन मैसिफ है इसकी सर्वोच्च चोटी। अगर बात करें यूराल पर्वत श्रेणी, तो ये मध्य रूस में पड़ता है। गोरे नैरोडनाया। उसके बाद एटलस पर्वत अफ्रीका में है, ट्यूबकल है इसकी सर्वोच्च चोटी। पश्चिमी घाट की क्या है? अनाईमुदी है, भारत में पड़ता है। जेग्रोस ईरान का है दोस्तों। कास मस्तान माउंट देना। काकेकस रूस का है, एल्ब्रूस है सबसे ऊंची चोटी। अलास्का अमेरिका में पड़ता है, और ये माउंट मैकिनले। ठीक। अगर हम बात करें दोस्तों अपलेशियन श्रेणी, तो पूर्वी यूएसए कनाडा माउंट मिचेल। अगर बात करें तो अपलेशियन भी अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, याद रखेंगे। आल्प्स यूरोप का है, तो माउंट ब्लैंक ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक। आई होप आपको समझ आया। अब हम पठार की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए पठार क्या होता है? समतल होता है और 1000 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। कहाँ से? धरातल से। देखिए धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के स्थल से ऊंचा तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, वह पठार जो है क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। दोस्तों एक चीज़ हमें आपको बताऊं कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है। अगर बात करें तो देखिए पर्वत इस तरह हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? हमारा पहाड़ बन जाएगा। ठीक। मान लीजिए यहाँ नीचे से कोई शक्ति ऐसी है जो लगा रही है बल, तो नीचे से जब शक्ति बल लगाती है तो आप देखेंगे अगर यहाँ चट्टान कमज़ोर है तो उठती चली जाएगी ऊपर, चट्टान कमज़ोर है तो ऊपर उठती चली जाएगी, तो ये देखेंगे आप पर्वत बन जाएगा। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि इसके जस्ट बगल, इसीलिए देखेंगे आप कहीं भी सबसे ऊंची अगर पर्वत होगा तो उसके जस्ट बगल आपको पठार मिलेगा। ठीक। पर्वत पठार जो है आसपास मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कभी कि कहीं पठार पर्वत हो ना और सिर्फ पठार आपको नजर हो, बहुत रेयर कंडीशन होगी, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि पर्वत के बाद पठार होता है। इसीलिए पढ़ते भी हैं हम पर्वत के बाद पठार। ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ चट्टान कठोर है तो ये पर्वत उठेगा नहीं दोस्तों, ये इस तरह हो जाएगी, क्योंकि कठोर है तो इसे भेद नहीं पाएगा। फिर आप देखेंगे आगे जाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा, ये समझेंगे नहीं, तो इस तरह आपको नज़र आएगा। आई होप आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं ताकि ख़त्म हो जाए दोस्तों ये बुक, तो हम कुछ और दूसरा फिर सोचें, क्योंकि अभी हमारा काम बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन हमें, मेरा मकसद ये रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सकूँ बस। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के स्थल से ऊंचा तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, वह पठार कहलाता है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जिसे हम पामीर का पठार कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है 4500 मीटर होती है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोलिविया का पठार है। चेरापूंजी या मेघालय पठार जल द्वारा निर्मित पठार है। भारत में छोटा नागपुर का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओजार का पठार गुंबदाकार पठार है। ठीक। याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएं। अब देखते हैं कुछ पठार, जैसे एशिया माइनर है दोस्तों, तो तुर्की में है, इसे अनातोलिया का पठार कहते हैं। मसेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मसेटा स्पेन में है, आइबेरिया प्रायद्वीप पर है, इसमें पुर्तगाल और जो है ये आता है, स्पेन आता है। चियापास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में है। कोलंबिया का पठार यूएसए में, ग्रेट बेसिन कोलोराडो ये सारी यूएसए में पड़ते हैं। ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप। लॉरेंसियन या लॉरेंटियन ये कनाडा में पड़ जाएगा। ठीक। आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं मैदान। उसके बाद जस्ट 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। विश्व के कुल जनसंख्या का 90% भाग मैदानों में निवास करता है। सामान्यतः मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। बस समझ में आया। अब देखिए मैं बताऊँ, मान लीजिए कोई पठार है, सीधी सी बात, अगर ये पर्वत है तो पर्वत अगर ऊंचा है तो वहाँ पे बर्फ़ जमेगी। क्यों? क्योंकि 4000 मीटर की ऊंचाई पर जब जाएगा बादल, ठीक, अब मतलब जलवाष्प जाएगा तो धीरे धीरे ठंडा होकर आप देखेंगे संघनित होकर वो बादल का निर्माण करेगा। और पर्वत अगर 4000 मीटर से ऊपर है तो वहाँ पे बादल पानी के रूप में बारिश नहीं करेगा, यानी जल की बूंदों के रूप में बारिश नहीं करेगा, वो बर्फ़ के रूप में बारिश करेगा, तो यहाँ बर्फ़ जम जाएगी। अब धीरे धीरे जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, सूर्य का प्रकाश निकलेगा, और यह मतलब और भी बहुत सारे कारण हैं कार्बन की वजह से, या तो धीरे धीरे देखेंगे आप ये पिघलन इसका शुरू होगा। अब ये पिघलेगा तो नदियों के रूप में नीचे आएगा। अब जब नदियों के रूप में नीचे बहेगा तो सीधी सी बात है स्पीड इतनी तेज होती है ऊपर से नीचे की ओर कि ये कटाव करेगी चट्टानों का। जब चट्टानों का कटाव करेगी तो अब क्षयपर्दन होगा। अब क्षयपर्दन होगा तो उसमें जो है वो मिट्टी कटती हुई आएगी और बाद में आएगी तो निक्षेपण करती जाएगी, निक्षेपण करती जाएगी तो मैदान का निर्माण होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक, जैसे गंगा का मैदान नदी और यमुना तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। समझ में आया दोस्त कि नहीं? आ गया ना? आगे बढ़ जाएं, चलो।
अब देखिए बनावट के आधार पर मैदान 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दनात्मक मैदान होता है, निक्षेपात्मक होता है, संरचनात्मक होता है। एक अपर्दन के द्वारा निर्मित होता है, एक निक्षेपण के द्वारा निर्मित होता है, एक संरचना के द्वारा निर्मित होता है। बात करें अपर्दन से तो नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, पवन द्वारा। देखिए अब मैंने तो नदी का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन पवन भी तो मैदान का निर्माण कर सकती है। हवाओं के द्वारा आप देखेंगे रेगिस्तान से मिट्टी उठ के कहीं दूसरी जगह जा सकती है, तो ये भी सहायक हो सकती है। हिमानी यानी बर्फ के द्वारा भी हो सकता है। जैसी नदियों के जैसी शक्तियों के अपर्दन से अपर्दनात्मक मैदान का निर्माण होता है। ठीक है भैया, समझ गया। अगला है ये दोस्तों बहुत चला होगा, आप देखे होंगे, समझ गया आगे बोल, समझ गया, इस तरह ना। अरे यार ऐसा ऐसा मीम चल गया है, क्या बता। निक्षेपणात्मक मैदान की अगर हम बात करें, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होते हैं। ठीक, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदान होते हैं, जैसे गंगा, सतलज, होंगो नदी, तो ये निक्षेपण से ही तो बना है, निक्षेप से। अगर हम बात करें संरचनात्मक मैदान, तो महाद्वीपीय निमग्न तट के उत्थान अथवा भूमि के नीचे धंसने के कारण बने मैदान को संरचनात्मक मैदान कहते हैं। देखिए मैं बताऊं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भूमि है, ठीक, ये इनका जो कहने का मतलब है संरचना वाला कि निमग्न तट, यानी जो महाद्वीप का जो तट समुद्र से है ना, अगर समुद्र वो उठ जाए हल्का, जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए भारत है, तो यहाँ देखेंगे कि जो ये मैदान होगा, इस तरह अगर कहेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे आप। इस तरह थोड़ा हम चलते हैं, इस तरह मान लीजिए कि ये समुद्र में डूबा है, थोड़ा इस तरह मान लीजिए ये समुद्र में मान लो डूबा है, और लेकिन किसी कारणवश किसी आंतरिक शक्ति के द्वारा ये उठ जाए ऊपर, तो ये उठेगा तो इस तरह हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, आप बताएंगे। इस तरह हो जाए तो ये मैदान नहीं बन गया, ये वाला मैदान बन जाएगा, हो जाए। दूसरी चीज़ है कि मैदान और बन सकता है, जैसे ये जो है समुद्र की लहरों द्वारा जो है अवसादों को लाया जाए समुद्र मतलब तट के किनारे बिछाया जाए, तो वो भी मैदान हो सकता है। तो कई सारे हैं, आप इस थोड़ा समझ के चलिएगा। मैं ऐसे बता दिया आपको, ये इसका उत्थान हो जाए या भूमि नीचे धंस जाए, तब दोनों कारण से हो सकता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। नोट, संप्रायिक मैदान होता है, ये होता है नदियों द्वारा पर्वतों के अपर्दन के फलस्वरूप समतल भूमि के रूप में निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदानों को संप्राय भूमि या प्लेन कहते हैं। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली शैलों को क्या कहते हैं? मोनेड नॉक कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है वन। वन निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होते हैं? तो वन निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए दोस्तों कौन सा है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश व उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं वनों में पाया जाता है। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, यहाँ जो है 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। साल, सागवान, बांस इन्हीं वनों में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ 200 सेंटीमीटर से वर्षा होगी तो पाया जाएगा। जैसे पश्चिमी घाट देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत देखेंगे, यहाँ सब में ज़्यादा आपको, जैसे अंडमान निकोबार है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ सदाबहार वन है। ठीक, इसीलिए साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है, क्योंकि बारिश बहुत ज़बरदस्त होती है, तो भाई वन भी बहुत सारे होंगे, वन भी बहुत होंगे, तो वहाँ मतलब इतने घने वन होंगे दोस्तों, कुछ आप बोलेंगे तो वहाँ इतना मतलब शांत वातावरण है कि मतलब आपको कोई शोरगुल नहीं सुनाई देगा। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़, तो यहाँ 150 सेंटीमीटर है, यानी थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे साल, सागवन, बांस, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कहाँ? मध्य प्रदेश, थोड़ा उत्तर प्रदेश में, यहाँ सब में आ जाइए। विषुवत रेखीय वन, ये वन वृक्ष व झाड़ियों के मिश्रण होते हैं। जैतून, काक, ओक यहाँ पे वृक्ष होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टैगा वन, ये सदाबहार वन होते हैं। यहाँ वृक्षों की पत्तियाँ नुकीली होती हैं। क्यों नुकीली होती? इस तरह आप देखे होंगे दोस्तों, इस तरह देखे हैं आप पेड़ कहाँ? हिमालय पे देखे होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर बर्फ़ गिरेगी तो सीधी सी बात बर्फ़ नीचे जाए ना, नहीं तो इसी पे अगर सोचो इस तरह पेड़ हो, अगर थोड़ा इस तरह हो, इस तरह, तो दोस्तों बर्फ़ नीचे जाए ही ना जल्दी ना। तो ये सारी चीज़ें। टुंड्रा वन, ये वन बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मी में यहाँ घास, काई व लाइकेन पौधे उगते हैं, तो ये टुंड्रा हो गए। पर्वतीय वन होते हैं, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदान घास भूमियों में 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। थोड़ा आपको समझना है बस दोस्तों, बाकी बहुत कुछ है नहीं खास। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण, देखिए मैंने कहा था फ्री का है क्या? सब आना, लेकिन सवाना यानी सब आना, तो मैंने कहा फ्री का है यानी अफ्रीका। कम्बोज ब्राज़ील का हो जाएगा। लानोज, हम लान में क्या खेल रहे हैं? जुआ यानी वेनेजुएला, जुआ यानी वेनेजुएला। शीतोष्ण में प्रेरी यानी हम प्रेयर करेंगे किसकी? यूएसए की। ट्रंप बाबा सब पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं, तो हम उनकी प्रेयर करेंगे। पंपाज यानी पंप करना है कब? अर्जेंट में, यानी अर्जेंटीना हो जाएगा। विल्ड
अफ्रीका का है। अभी इसकी ट्रिक ना बताएंगे, नहीं अभी बवाल काट दोगे, ऐसे इतना विद्रोह हो रहा है देश में। ठीक, तो ये चीज़ है, कुछ ट्रिक हमारी भी अटपटी है ना, तो कहीं हमारे पीछे ना पड़ जाए कोई। देखिए अगर हम बात करें महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, पृथ्वी का भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। ठीक है भैया, समझ गया। देखिए पृथ्वी की सबसे बड़ी भूभाग जो है, इसके मतलब क्या कहते हैं, इकाई को कहते हैं, पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई जो जल के मतलब ऊपर है, उसे हम कहते हैं। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया, जो अग्रलिखित है या निम्नलिखित हैं। अब देख लीजिए, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। कितना गजब मैप है दोस्तों, समझिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब एशिया देखते हैं। एशिया अगर हम बात करें दोस्तों, यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 90% क्षेत्र पर फैला हुआ है। किस पे? 90%। इस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा गुजरती है। देखिए विषुवत रेखा जा रही है, यहाँ देखिए, मैं थोड़ा आपको ऐसे समझाता चलूँ। आप देखेंगे तो यहाँ से विषुवत रेखा जा रही है, इस तरह, यहाँ से विषुवत रेखा जा रही है। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो कर्क रेखा जा रही है। फिर यहाँ देखेंगे आर्कटिक, मकर तो नीचे जाएगी ना दोस्तों, इस तरह जाएगी मकर रेखा। तो इतना आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद लाल सागर, स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। देखिए अब दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं, आपको ये थोड़ा मैप याद रखना होगा, नहीं बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए जो हमारा ये ना एशिया वाला पोर्शन है, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है और ये वाला यहीं पे जाके मिल जाता इस तरह। तो ये देखिए अलग कर रहा है कि नहीं, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। तो यही चीज़ आप यहाँ देखिए, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को, यही चीज़ पॉइंट लिखा हुआ है। अगला है बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा के समानांतर है। आपको इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है, अभी जो कल परसों की क्लास है उसमें सब डिटेल में मैंने बताया आपको। एशिया महाद्वीप में विश्व के लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, इसलिए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे का हम बात करें तो मलेरिया की दवा जो कुनैन सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, विश्व की सबसे अधिक सिनकोना इंडोनेशिया में होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। एशिया में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है, जो साइबेरिया में स्थित है। अगला एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ है। स्वेज नहर भूमध्य रेखा को लाल सागर से जोड़ती है। किससे? लाल सागर से। आगे बढ़ जाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा इंडोनेशिया में है। स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक्ड, जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती उन्हें हम क्या कहते हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो एशिया में कुल 12 देश हैं जिनकी सीमा जो है किसी समुद्र से नहीं लगती है, जैसे कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल। कजाकिस्तान की सीमा लगती है लेकिन वो दोस्तों झील है, ठीक, नहीं तो आप ये समुद्र न समझिएगा। भूटान, लाओस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी आप 5 स्थान ले लीजिए। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये हो गए। उसके बाद फिर ले लीजिएगा भूटान बीच में है, ले लीजिएगा। नेपाल भी आपको नजर आएगा, ले लीजिएगा बीच में। नेपाल भूटान हो गए। उसके बाद लाओस है, लाओस के बाद अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, तो ये सारे आपको देश नजर आएंगे। मंगोलिया। स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? एशिया के लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लगते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। 5 देशों कौन कौन से हैं? तो ये है दोस्तों कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस। ठीक, अगर देखिए इसकी ट्रिक थी हमारे पास, अगर हम बात करें कौन सी ट्रिक, ये हो गया के, ये हो गया टी, उसके बाद ये हो गया आई, उसके बाद अगर हम बात करें ए हो गया, उसके बाद आर हो गया। तो इसकी ट्रिक बनेगी मतलब बना लीजिएगा दोस्तों, इसी तरह था कुछ हमारे माइंड से, स्किप है थोड़ा, नहीं अब बना देते तुरंत। ये ट्रिक बनेगी, आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिए। KTIR, देखिए हाँ इस तरह बना लीजिएगा कोई। देखिए ए सबसे आगे रख दीजिएगा अजरबैजान को। अब देखिए KTIR आप सुने नहीं? KTR गाड़ी या मतलब कुछ इस तरह का नाम सुने होंगे दोस्तों, तो KTI इस तरह कर सकते हैं। विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है मेरियाना गर्त है, लगभग 11,034 मीटर है दोस्तों।
अगर हम बात करें। उसके बाद ये प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार है। वर्तमान में यह तिब्बत चीन में स्थित है। इसे संसार की छत भी कहते हैं। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? अरब प्रायद्वीप है, दक्कन का प्रायद्वीप है, इंडो चीन प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसमें 7 देश हैं, सऊदी अरब, ओमान, यमन, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत शामिल है। बात करें विश्व की सर्वोच्च चोटी तो माउंट एवरेस्ट है 8,848.86 मीटर। नेपाल में स्थित है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। चीन विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है वान है, जो तुर्की में है, यानी तुर्की कहेंगे इसे। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम मेघालय भारत में है। इस स्थल खंड पर विश्व का सबसे नीचा स्थान जो है मृत सागर इजराइल और जॉर्डन पर है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, गहराई है 1700 मीटर। इस झील को रूस के गैलापागोस के नाम से जानते हैं। जापान 4 प्रमुख द्वीपों पर स्थित है, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, कोइसू। यूरोप क्या है? यह विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को एशिया के यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेकस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब। यह काला सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। आगे जाकर यह डान नदी में मिल जाती है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है तथा अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। आप जानते हैं दोस्तों ये सब। आगे बढ़ जाएं। अगला है यूरोप महाद्वीप जो है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो नगर है ना वो लंदन है दोस्तों। जो टीम्स नदी, देखिए द टाइम्स आप पढ़ें कि नहीं? द टाइम्स ना, तो वो लंदन का न्यूज़पेपर मान के चलिए, तो ये लंदन हो जाएगा। ठीक, इस तरह थोड़ा याद करना पड़ेगा दोस्तों। सीन नदी है। अब सीन मतलब देखना, और हम देखने बार बार क्या जाते हैं? फ्रांस में पेरिस टावर, यानी पेरिस नदी पेरिस जो है किसके नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। तो इस तरह याद करेंगे आप। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा देश रूस है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान है तथा यहाँ हिमालय पर्वत की तरह आल्प्स पर्वत स्थित है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। स्विट्जरलैंड देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर स्थित है। इस नगर को फैशन की नगरी कहते हैं। अगला है कि शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। कहाँ बनती है सबसे ज़्यादा? फ्रांस में। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। आगे अगर हम बात करें तो फ्रांस की सीन नदी कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। अगला है फ्रांस को भूमि तथा जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए इसे किसानों का देश भी कहते हैं। यूरोप में स्थित फिनलैंड को हजारों झीलों का देश तथा नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। अगला है ब्रेनर दर्रा ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच आल्प्स पर्वत श्रृंखला में स्थित है तथा सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्जरलैंड व इटली के बीच स्थित है। रूस के मॉस्को को 5 सागरों का बंदरगाह भी कहा जाता है। बेनेलक्स देश बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग को लोलैंड कंट्री निम्न भूमि के देश कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन दिया है स्कैंडिनेवियन में 5 देश शामिल हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड। अगर हम बात करें नोट, भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड सम्मिलित किए जाते हैं, किंतु भाषा और संस्कृति के आधार पर डेनमार्क व आइसलैंड को भी सम्मिलित किया जाता है। बाल्टिक देश इस्टोनिया, लिथुआनिया एवं लाटविया। बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित देश हैं सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, मैसेडोनिया, कोसावो। देखिए दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बाल्टिक देश आपको भूलना ही नहीं है और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, स्कैंडिनेविया वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड जोड़ दीजिए लास्ट में इसमें। अब देखिए यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन है? लडोगा, रूस में पड़ती है। आगे देखिए लिखा है कि यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी है वेन नेविस है, जो स्कॉटलैंड में स्थित है। ग्रीनविच रेखा या प्रधान देशांतर रेखा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से होकर गुजरती है। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। वहीं ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा निर्धारित करती है। रूर राइन की सहायक नदी है जो ब्यूटुनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश कहते हैं तथा औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। जर्मनी का पिग आयरन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इंग्लिश चैनल
तथा डोबर जलसंधि यूके को यूरोप से अलग करते हैं। यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है, इसलिए इसे विश्व का अन्न भंडार तथा रोटी की डलिया कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक भाग स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस पर्वत की सबसे ऊंची माउंट जो है चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉन्क है, जो फ्रांस में स्थित है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ जाए। अभी टाइम बहुत सारा, हम लोग शायद ये कंप्लीट कर लें। यूरोप में स्थित, अगर हम बात करें आगे, यूरोप में स्थित मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डॉगर बैंड व ग्रेट फिशर बैंक विश्व प्रसिद्ध है। इस्तांबुल को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इटली की राजधानी रोम को शाश्वत नगर कहते हैं। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो है वो लोथर्ड सुरंग है, जो कितनी है दोस्तों? 57 किलोमीटर है, जिसका निर्माण स्विट्जरलैंड ने आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में किया है। अगर हम बात करें, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं, द क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक सी कहा जाता है। जर्मनी में निर्मित कील नहर बाल्टिक सागर, देखिए उत्तरी कील बाल्टी में, तो उत्तरी सागर कील से, कील नहर बाल्टी में यानी बाल्टिक सागर। अगर हम बात करें दोस्तों, ये उत्तरी नॉर्थ यानी उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा तथा जनसंख्या के दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका एकमात्र महाद्वीप है जिसमें एक भी स्थल रुद्ध देश नहीं। सही बात है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। देखिए आपके सामने अगर मैप हो तो जरूर देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसे देख लिया करिए थोड़ा, क्योंकि माइंड में आपकी जितना मैप रहेगा उतना बेस्ट आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी सीखेंगे। जो प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत व राजनीतिक रूप से यूरोप के डेनमार्क के अधिकार के क्षेत्र में आता है। इसकी खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी, अतः इसे नई दुनिया कहते हैं। अगर हम बात करें 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा एवं एशिया की सीमा निर्धारित करता है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची नामक साहसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका पड़ा दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, यहीं पे देखते हैं, अगला दिया है कि पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। इससे प्रशांत महासागर तथा अन्य महासागर के बीच यातायात आसान हो गया। पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं, पनामा और एक दूसरा है कोलोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन वाला राज्य जो है यूएसए है। सबसे अधिक मक्का भी यहीं पर होता है। अमेरिका एवं विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है अमेरिका का, वो डेथ वैली है। अगर हम बात करें ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स, ग्रीन हिल्स, ये पहाड़ियाँ यूएसए में स्थित है। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स शहर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर स्थित है दोस्तों, कहीं पर? यहीं पर स्थित है। अगर हम बात करें, सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश है। क्या है? चीनी उत्पादक है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाला चक्रवात टॉर्नेडो व हरिकेन कहलाता है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। डच हार्बर की अगर बात करें, अमेरिका का नौसैनिक स्टेशन है, जो एल्यूसियन द्वीपों के ओनालास्का द्वीप पर स्थित है। एक पत्तन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जून 1942 में जापान द्वारा इसी पत्तन पर हमला किया गया था। कनाडा विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ जाएं। अभी तो बहुत सारा फैक्ट है, सारा याद रखना आपको। विंडसर शहर को कनाडा का डेट्रॉइट व हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। क्यूबा द्वीप के उत्तर में बहामास द्वीप समूह स्थित है। यहाँ की राजधानी नसाउ है। न्यू प्रोविडेंस द्वीप पर स्थित है। ग्रेटर एंटिलीज के सबसे बड़े द्वीप क्यूबा को एंटिलीज का मोती कहा जाता है। कनाडा में स्थित प्रमुख झील जो है वो ग्रेट स्लैब, अथावास्का, रेनडियर, विनिपेग, ग्रेट बियर, इसके ऊपर से अंटार्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। जो ये झीलें हैं ना, यहाँ से वृत्त होकर गुजरता है। अगर हम बात करें, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें हैं। कितनी झीलें? 5 हैं, जिसे ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। सुपीरियर की अगर हम बात करें दोस्तों, सुपीरियर है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील है। कौन सी? सुपीरियर है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरोन से जोड़ती है। मिशिगन है, यह झील पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। इसके तट पर अमेरिका के गैरी, शिकागो व मिलवाकी शहर स्थित है। ह्यूरोन इस झील के तट पर सडबरी शहर स्थित है, जो विश्व स्तर पर निकेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ईरी की बात करें तो ईरी और ओंटेरियो के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। इसी के तट पर अमेरिकी शहर डेट्रॉइट स्थित है, जो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ओंटेरियो की बात करें तो इस झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। इसके तट पर कनाडा के टोरंटो, हैमिल्टन, किंगस्टन शहर स्थित है। ठीक दोस्त,
आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। कौन कौन से? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन। देखिए मिशिगन पूरी तरह से मध्य में है, माँ से मध्य, माँ से मिशिगन, ठीक। तो पूरी तरह से मतलब अमेरिका में है दोस्तों, याद रखेंगे। बाकी सारी झीलें जो हैं इनके बॉर्डर में मिलेंगी आपको। आगे बढ़ जाएं। कनाडा की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है ना मैकेंजी, जिसका उद्गम ग्रेट स्लैब झील से होता है तथा मोहाना आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में होता है। कहाँ? ब्यूफोर्ट सागर में है। अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट मिशेल है, इसे ही माउंट मिशेल कह सकते हैं। इस पर्वत के पूर्वी किनारे पर पीडमोंट का पठार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीडमोंट का पठार। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख नदी हडसन है, इसी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? तो यूएनओ का मुख्यालय है। अलास्का पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है, इसका नया नाम क्या है? देनाली है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6194 मीटर है। यह चोटी यूएसए की सर्वोच्च चोटी है। रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में कोलोराडो का पठार अवस्थित है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ग्रेट कैनियन स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मोजावो मरुस्थल स्थित है। यह उत्तर अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है। आगे बढ़ जाएं। अगला दिया है अमेरिका का एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक टायर बनाने वाला केंद्र है। दक्षिण अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है उरुग्वे है। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश जो है बोलिविया है। कौन सा है? बोलिविया। ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया है ब्राजील का जो है सेंटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह है, मतलब काफ़ी बंदर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए सेंटोस बंदरगाह जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है कि ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है। लिखा है ब्राज़ील का जो साओ पाउलो बंदरगाह है ना, वो कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक। नोटिफिकेशन आ गया था। ब्राज़ील के कहवा यानी कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक जो है, अगर हम बात करें दोस्तों, तो विश्व में सबसे अधिक, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा वो ऑफ कर दे तब नोटिफिकेशन ना मोबाइल रखा है। देखिए अगर हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल है दोस्तों, और सबसे अधिक सौंप जो है कहाँ मिलते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। देखिए ये जो एंजिल वाटरफॉल है ना, ये चुरून नदी पर स्थित है, जो कैरोनी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें, देखिए आप बहुत सारे सुने होंगे कैरोनी को, आप जानते होंगे कि एंजिल वाटरफॉल जो कैरोनी नदी पर है दोस्तों ना, का बहुत जगह, अब आपको एग्जाम में भी मिलेगा तो लगा दीजिएगा, क्योंकि इतना डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाएं हम लोग। देखिए एक सेकेंड, लिखा है कि दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप उत्तरी अमेरिका पनामा जो है जलसंधि द्वारा अलग होता है। किसके? पनामा जलसंधि द्वारा अलग होता है। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र वह जल आयतन के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत या पेरू के से मोहाना अटलांटिक महासागर में होता है। इसके मोहाने को विषुवत रेखा काटती है। कौन सी काटती है? विषुवत रेखा। अगर हम बात कर रहे हैं दक्षिण पेरू व उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को आटाकामा का मरुस्थल कहते हैं। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पर स्थित अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है। अर्जेंटीना के ग्रान चाको क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि पंपास क्षेत्र में पशुओं के लिए पोषक अल्फा अल्फा नामक घास का उत्पादन किया जाता है। बोलिविया के पठार को अल्टी प्लेनो भी कहते हैं। यह टिन के भंडार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बोलिविया के पठार पर टिटिकाका झील अवस्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। बोलिविया की राजधानी लापाज टिटिकाका झील के किनारे अवस्थित है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है चिम्बोराजो। कौन है? चिम्बोराजो, लगभग 6269 मीटर है। चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सलाडो पर्वत लगभग 6908 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो, याद रखें। कुछ स्रोतों से कटपक्षी मिल जाता है, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा है, लेकिन आपको यही याद रखना है ओजस डेल सलाडो दोस्तों, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाए। अगला है इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है ये कौन सी? एकांकागुआ है। एक सेकंड दोस्तों, देखिए यहाँ ये वाला छूट गया। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी व हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। देखिए लंबी तो हिमालय ये है, एंडीज सबसे लंबी है पर्वत श्रृंखला, लेकिन सबसे ऊंची की अगर हम बात करें, देखिए लंबा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा बोतल है, तो ये बोतल हो गई लंबाई में, क्या होगी?
यहाँ मान लीजिए आगे इस तरह है, यहाँ पे ये हमारा बोतल है, ठीक। अगर हम इस तरह रख दिए, मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं क्षैतिज रख दी, तो क्षैतिज क्या है, ये लंबाई है। तो यानी इस तरह अगर हम बात करें तो हिमालय कम लंबा है, हिमालय की लंबाई 7400 है, जबकि इसकी 2400 है, जबकि इसकी लंबाई कितनी है तो 7200 है, 7200 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हिमालय की ज़्यादा है, इस तरह है ऊंचाई, और इसकी एंडीज की ऊंचाई थोड़ा कम है, समझ आया कि नहीं। तो दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें तो इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है, वो जो चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अब हम बढ़ते हैं अफ्रीका की ओर। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। टाइम देख लें, टाइम तो ऐसे हो गया दोस्तों। चलो कल देखते हैं, क्योंकि बड़ा है दोस्तों, ख़त्म नहीं होगा ये थोड़ा। तो यहाँ से हम कल करते हैं कंटिन्यू, ठीक। अफ्रीका को कल से हम कंटिन्यू करेंगे, और कल हमारा शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, और जितने भी आपके टॉपिक हैं ये सारे बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगे, और जितने क्वेश्चन बनेंगे आई होप यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका काम ये है दोस्तों कि जो पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट वो, और जो है वीडियो को शेयर कर दिएगा। जितना सपोर्ट आप करेंगे उतना बेटर होगा, ठीक दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।